हेलो क्लास। वेलकम बैक बच्चों। तो प्यारे बच्चों, स्टार्ट करते हैं नया लेक्चर। बेटा, आज हम आईडी का सबसे लास्ट चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। अभी तक क्या कर लिया है हमने ये बता देता हूँ। बेटा, अभी तक हमने मैक्रो इकोनॉमिक्स में फर्स्ट यूनिट खत्म किया है, नेशनल इनकम, जिसमें 4 चैप्टर थे, बस वही हुए मैक्रो में। तो ठीक है जी। अगर मैं बात करूँ आईडी में, सिर्फ फर्स्ट चैप्टर हुआ है बेटा, सिर्फ फर्स्ट चैप्टर। ठीक है, इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। अब मैं सीक्वेंस फॉलो नहीं कर रहा हूँ बेटा। ठीक है, मेरा तो अभी दिमाग सारा का सारा इस चीज में है कि जिन यूनिट्स की वर्थ सबसे ज्यादा है पहले उनको खत्म करते हैं। ठीक है जी। मैं कभी भी बेटा इस फेवर में नहीं हूँ कि ठीक है सीक्वेंस से चलता रहूं। अगर कोई चैप्टर बिना सीक्वेंस के समझ में आ सकता है और साथ ही वो ज्यादा मार्क्स का है तो मैं उसको पहले ही पढ़ाना चाहता हूँ। ठीक है ना, आखिरी का बर्डन तो 2-4 नंबरों के लिए रखो। ठीक है, आखिरी में बर्डन रहा है 15-20 नंबर का तो वैसे ही टेंशन होती रहेगी। तो बेटा अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं सबसे लास्ट चैप्टर आईडी का। इंडिया पाकिस्तान चाइना के नाम से बड़ा फेमस ये चैप्टर है। ठीक है, हम डेवलपमेंट एक्सपीरियंस पढ़ने जा रहे हैं इंडिया का विद इट्स नेबर। कंपेयर करेंगे कि डेवलपमेंट में क्या फर्क है, क्या सिमिलैरिटीज है। तो बेटा, चैप्टर का नाम है कंपैरेटिव डेवलपमेंट एक्सपीरियंस ऑफ इंडिया एंड इट्स नेबर। ठीक है जी। आओ जी प्यारे बच्चों, बहुत सारी बातें मुझे करनी है, बहुत सारी बातें आपको पिछली याद भी होंगी। चैप्टर का इंट्रोडक्शन बहुत जरूरी है। चैप्टर के इंट्रोडक्शन से ही शुरू करेंगे पढ़ना बेटा ये वाला टॉपिक। हम पहले एनसीईआरटी से पढ़ेंगे, फिर मैं बेटा बताऊंगा और आगे कैसे करना है। मैं हमेशा बोलता हूँ बेटा, आईडी बेस है इकोनॉमिक्स के नंबर लाने का। मैक्रो में 40 में से 40 लाने वाली बेटा पूरी दुनिया पड़ी है। ठीक है, कुछ नहीं है मैक्रो का सिलेबस, यहाँ लाओ नंबर 40 तो आएगा मजा। ठीक है, और आईडी बिना एनसीईआरटी के नहीं हो सकती। कोई प्राइवेट राइटर पढ़ लो, घूम फिर के आपको एनसीईआरटी पढ़नी पड़ेगी। तो हम शुरू से ही एनसीईआरटी पढ़ते हैं, एनसीईआरटी पढ़ते रहेंगे। करें। पढ़ जाए आगे, इतना डन। ये पैरा पढ़ना। चलो जी बेटा, थोड़ी सी बात मैं करता हूँ। जो इंट्रोडक्शन आपने पढ़ा उसके अलावा ये बात वैसे धीरे धीरे आगे आएगी। देखो, इस पूरे चैप्टर में ना हम इंडिया पाकिस्तान और चाइना का कंपैरिजन करने जा रहे हैं। क्या इंडिया की कोई और नेबर कंट्री नहीं है क्या? अफगानिस्तान, मालदीव्स, नेपाल, श्रीलंका, ये भी तो सब नेबर कंट्रीज हैं। भूटान, इनकी बात क्यों नहीं कर रहे बेटा? क्योंकि इंडिया, पाकिस्तान और चाइना तीनों ने डेवलपमेंट ना सेम स्टेज पे स्टार्ट किया था, सेम पॉइंट ऑफ टाइम पर। लगभग तीनों को इंडिपेंडेंस बिल्कुल आसपास मिल गया। पाकिस्तान तो हमारे से एक दिन पहले इंडिपेंडेंट हुआ है, 14 ऑफ अगस्त 1947। हम 15 ऑफ अगस्त 1947।
और बेटा अगर मैं चाइना की बात करूँ तो 1949 इंडिया और पाकिस्तान के बाद 2 साल बाद इंडिपेंडेंस मिली है चाइना को। ठीक है, ग्रोथ स्टोरी आपको पता ही है। ठीक है जी, मेरे को बुक पढ़ाने की जरूरत नहीं है ग्रोथ स्टोरी के लिए। अगर चाइना की ग्रोथ स्टोरी की हम बात करें, सब कुछ ना कुछ जानते हैं। तो बेटा अब तीनों को इंडिपेंडेंस साथ साथ मिली है, तीनों ने डेवलपमेंट साथ साथ शुरू करी थी, इस वजह से इन तीनों का ही कंपैरिजन होता है, बाकी किसी का नहीं होता। पर बेटा बजाय इसके कि मैं सीधा कंपैरिजन पे चले जाऊं, बेटा एक टॉपिक ऐसा है जिसका डिस्कशन अभी करना बाकी है। ये दिखाई दे रही है बेटा, इनमें से कुछ रीजनल ग्रुपिंग है, कुछ इकोनॉमिक ग्रुपिंग है। क्या फर्क होता है रीजनल ग्रुपिंग और इकोनॉमिक ग्रुपिंग में? बेटा इकोनॉमिक ग्रुपिंग्स वो ग्रुपिंग्स होती हैं जो पैसों के लिए कुछ देश साथ आ गए, और रीजनल ग्रुपिंग क्या होती है बेटा, अब आपका आपके बॉर्डर दूसरे देश से मिलता था, दूसरे का तीसरे देश से मिलता था, आप 5-4 देश रीजनल ग्रुपिंग बनाकर बैठ गए फॉर सम कॉमन पर्पस। लेट्स सपोज कि आप साइंस और टेक्नोलॉजी में रिसर्च करना चाहते हो, या आप हेल्थ को बढ़ावा देना चाहते हो, या एक दूसरे देश के कल्चर को बढ़ावा देना चाहते हो, या एजुकेशन को बढ़ावा देना चाहते हो, या टेररिज्म के खिलाफ जाना चाहते हो, कुछ भी हो सकता है आपका पर्पस। रीजनल ग्रुपिंग क्या है बेटा, ये ना एक फैशन बन गया है। आज की तारीख में हर देश को पता है ग्लोबलाइजेशन का जमाना है, अकेले ग्रोथ नहीं हो सकती, तो कहीं ना कहीं कुछ देशों को साथ लेके चलना पड़ेगा बेटा। ठीक है ना, जिसको हम बेटा कई बार हम वर्ड सुनते हैं कि इंडिया की कूटनीति इस टाइम पर बहुत अच्छी है। ठीक है ना, हम हर देश से दूसरे देश को प्रेशर डलवा देते हैं बेटा। ये सिर्फ इसलिए हो रहा है कि हम बहुत सारी ग्रुपिंग्स के पार्ट हैं बेटा, कहीं ना कहीं बहुत सारे देशों से मिलते हैं। ठीक है ना, तो रीजनल ग्रुपिंग और इकोनॉमिक ग्रुपिंग है हमारे पास बेटा 6 नाम दिख रहे हैं, सार्क, यूरोपियन यूनियन, एशियन, G8, G20 और ब्रिक्स। ठीक है जी, ब्रिक्स की बात अभी मैं नहीं कर रहा हूँ, पास्ट ईयर क्वेश्चन में ब्रिक्स के ऊपर शॉर्ट नोट लिखवाऊंगा, अभी मैं बाकी 5 की बात कर रहा हूँ। ठीक है, इस बार नोट्स लिखने वाली जिम्मेदारी आपके ऊपर नहीं है, क्योंकि नोट्स आपके पास रेडी पड़े। ठीक है जी, मैं सिर्फ पढ़ाना शुरू कर रहा हूँ, इनके बारे में समझाना शुरू कर रहा हूँ, सब सामने देख रहे हैं प्यारे बच्चे। बेटा मैंने ना इनको कंपैरिजन फॉर्म में लिखवाया था लास्ट टाइम, आपको याद होगा, और मैं बता देता हूँ। देखो ज्यादातर ऐसा नहीं होता कि इन 5 को कंपेयर करने को कह देता है, आपको तो कहता है राइट अ शॉर्ट नोट ऑन G8 एंड G20, 3 मार्क क्वेश्चन या 4 मार्क क्वेश्चन। अब आपको क्या करना है बेटा, जो मैं डिफरेंस की फॉर्म में लिखवा रहा हूँ वही पैराग्राफ की फॉर्म में चिपकाना है, और कुछ नहीं है आपकी जिम्मेदारी। ठीक है जी, सबसे पहले बेटा मैंने एक बेसिस यूज किया होगा नोट्स में लास्ट टाइम भी, फुल फॉर्म। इनकी फुल फॉर्म्स क्या हैं बेटा? देन प्रपोज्ड बाय, किसने बेटा इन इंस्टीट्यूशन को प्रपोज किया है? प्रपोज्ड इन, किस ईयर में प्रपोज किया है? मेंबर कंट्रीज एंड बेटा पर्पस, मेंबर कंट्रीज और बेटा लास्ट वन इज पर्पस। इन 5 बेसिस पे इन सबको मैंने कंपेयर किया होगा बेटा। क्या फुल फॉर्म है सार्क की? जैसे हाल ही में सार्क की मीटिंग भी हुई थी, अभी आपने शायद पता नहीं न्यूज पढ़ी कि नहीं पढ़ी, सार्क की अभी एक मीटिंग भी हुई थी। क्या है बेटा सार्क की फुल फॉर्म? साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कोऑपरेशन, साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कॉपरेशन। बेटा ये कोई पैसों के लिए इकट्ठी हुई हुई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, तो ये कोई इकोनॉमिक ग्रुपिंग नहीं है, रीजनल ग्रुपिंग है। ये रीजनल ग्रुपिंग कैसे भी आपको पता लग जाएगा बेटा। इसको किसने प्रपोज किया था? ज़यूर रहमान बेटा, ज़यूर रहमान, देन द प्रेसिडेंट ऑफ बांग्लादेश। बेटा उस टाइम पर बांग्लादेश के प्रेसिडेंट होते थे, उन्होंने प्रपोज किया था। किस टाइम की बात चल रही है बेटा? ये ऑर्गेनाइजेशन बनी 8 दिसंबर 1985। उस टाइम पर बांग्लादेश के प्रेसिडेंट होते थे ज़यूर रहमान, उन्होंने प्रपोज किया था इस ऑर्गेनाइजेशन को, और ये बेटा ऑर्गेनाइजेशन बन गई। मेंबर कंट्रीज कौन सी हैं ये समझ लो बेटा, मैं पूरी नहीं लिखूंगा लेकिन बात करूंगा। जितने पड़ोसी देश के नाम जानते हो सब चिपका दो। ठीक है जी, हमारा पड़ोसी देश अफगानिस्तान इसका पार्ट है, बांग्लादेश इसका पार्ट है, भूटान इसका पार्ट है। ठीक है, इंडिया ऑब्वियसली अ मेंबर कंट्री,
ठीक है, मालदीव्स, नेपाल, पाकिस्तान एंड श्रीलंका। बेटा तभी मैं बोल रहा था ये रीजनल ग्रुपिंग है, आपको पता लग जाएगा कैसे रीजनल ग्रुपिंग है। सबसे आपका कहीं ना कहीं कोई ना कोई ताल्लुकात है, सबकी बाउंड्रीज हमारी बाउंड्रीज के आसपास है, ये सब हमारी नेबर कंट्रीज है। इन्होंने मिलाकर क्या किया, एक ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म कर ली, एक एसोसिएशन फॉर्म कर ली, नाम रखा सार्क। क्या पर्पस है बेटा, पैसा का कोई पर्पस ही नहीं है इसमें, ठीक है। सार्क एनकरेजेस कॉपरेशन इन वेरियस फील्ड। वो फील्ड क्या है बेटा, वो फील्ड एग्रीकल्चर हो सकती है, वो रूरल डेवलपमेंट है, वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, नारकोटिक्स है, एंटी टेररिज्म है, कल्चर एंड हेल्थ है। बहुत सारी चीजों में बेटा एक दूसरे का कॉपरेशन की कसम खाई हुई है इस ऑर्गेनाइजेशन ने, कि हम एंटी टेररिज्म में कहीं ना कहीं टेरर के अगेंस्ट सारे देश खड़े होंगे, ठीक है जी। अगर आपके देश में कोई टेररिज्म फैल रहा है तो हम भी आपको सपोर्ट करेंगे कि आप उन टेररिस्ट को बाहर निकालो, खदेड़ दो अपने देश से बाहर, मार दो, सजाएं दो, ठीक है जी। हेल्थ के लिए प्रमोट करेंगे सब देश दूसरे देश को, ठीक है ना। नारकोटिक्स के खिलाफ हमारी जंग है, ड्रग्स के खिलाफ हमारी जंग है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी को प्रमोट करेंगे। ये सब पर्पस थे बेटा, ठीक है जी। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं, मेंबर कंट्रीज याद हो जाएंगे आसानी से, ठीक है। मेरे को देखोगे ना कि मैं कैसे याद करता हूँ, तो बेटा मैं हमेशा अल्फाबेटिकली अरेंज कर लेता हूँ इनको। अब देखोगे मैंने सब अल्फाबेटिकली करा हुआ अरेंज, मुझे ऐसे ही याद है, ठीक है बेटा। उसके बाद ईयू की फुल फॉर्म कुछ और नहीं, यूरोपियन यूनियन है, ये तो पता ही है बेटा। वो यूरोपियन यूनियन को प्रपोज किसने किया था ये नहीं पता हमें, हमारे कहीं पर भी बेटा नोट्स में किसी भी जगह पर ये पार्ट ही नहीं है, तो बेटा इसको हमने इग्नोर कर दिया। बेटा कब प्रपोज किया था, 1 नवंबर 1993 को ये ऑर्गेनाइजेशन प्रपोज हुई थी। रही बात मेंबर कंट्रीज की, हम याद रख ही नहीं सकते, 27 देश लगभग यूरोपियन यूनियन का मेंबर है, तो बेटा मैं याद आपसे वही कराऊंगा जो आप याद रख पाओ। मैं अननेसेसरी जबरदस्ती की चीजें याद करा दूं आपसे और पता लगे इसके चक्कर में जो अच्छी खासी याद हो रही थी वो चली गई, तो उसका कोई फायदा नहीं। 27 कंट्रियों के नाम याद रखना बेटा प्रैक्टिकली पॉसिबल बात नहीं, मैंने भी छोड़ दी बेटा, ठीक है जी। कौन कौन सी कंट्री मेंबर कंट्री है। अब बेटा क्या पर्पस था इसका, थोड़ा सा ये समझो बेटा। ये 27 देश ना एक दूसरे से मिलते चले जाते हैं, बिल्कुल मिलते चले जाते हैं। यूरोप में बेटा 27 देश है, ठीक है। अब मैं आपको बता देता हूं, ये एक रीजनल ग्रुपिंग है, इसका पर्पस था कॉमन मार्केट बनाना, कॉमन करेंसी। बेटा इनकी एक कॉमन करेंसी आज की तारीख में जिसको हम यूरो के नाम से जानते हैं, आप सबने सिंबल देखा होगा यूरो का। बेटा अगर आपने किसी एक कंट्री का वीजा ले लिया तो आप 27 के 27 देश घूम के आ सकते हो, कोई बैरियर नहीं है। यानी कि इन कंट्रीज का आपस में बेटा कोई पासपोर्ट कंट्रोल, कोई वीजा कंट्रोल है ही नहीं। एबोलिश कर रखे इन्होंने सारे कस्टम कंट्रोल, सारी पासपोर्ट रिक्वायरमेंट आपस में, ठीक है जी। अगर आप किसी एक देश में पैदा हो गए और आप यूरोप के दूसरे देश में जाना चाहते हो, कोई पासपोर्ट रिक्वायरमेंट नहीं आपके लिए। बिल्कुल वैसे ही जैसे इंडिया में आप हो, न्यू दिल्ली से बेटा नोएडा जाना चाहते हो, गुड़गांव जाना चाहते हो, कितने आराम से जाते हो, बिल्कुल वैसे पूरे यूरोप में घूम सकते हो, 27 देश घूम सकते हो। नो पासपोर्ट रिक्वायरमेंट, नो कस्टम कंट्रोल्स, कुछ है ही नहीं बेटा आपस में। समझ में आती है बात, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं, ठीक है ना। बिल्कुल वैसे ही बन के रह गए जैसे बेटा एक कॉमन मार्केट हो, 27 के 27 देश इतने प्यार से रह रहे, ये है यूरोपियन यूनियन। समझ में आती है बेटा बात, आगे बढ़ जाए बेटा। उसके बाद नंबर आता है एशियन का। एशियन क्या चीज है बेटा, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, साउथ ईस्ट एशियन नेशन। बेटा ये ऑर्गेनाइजेशन किसने प्रपोज करी ये भी नहीं पता, किस ईयर में प्रपोज हुई थी, 8 अगस्त 1967 में ये ऑर्गेनाइजेशन प्रपोज हुई थी। मेंबर कंट्रीज, लास्ट टाइम ये मैंने बताया था बेटा, इनकी मेंबर कंट्रीज को आप कैसे याद रख सकते हो। बेटा इंडियंस जो सबसे सस्ते देशों में घूमने जाते हैं, सबसे ज्यादा इंडियंस जिस फॉरेन कंट्री में घूमे होते हैं उनके नाम याद रख लो। मलेशिया, सिंगापुर, ठीक है, मलेशिया सिंगापुर, थाईलैंड, ठीक है, फिलीपींस एक कंट्री है जिसका नाम नहीं आता, ठीक है, और इंडोनेशिया। इंडोनेशिया में बड़ी फेमस जगह है बाली,
ठीक है, इंडियन 4 जगह तो कंफर्म है बेटा, सबसे ज्यादा घूमे होते हैं, सिंगापुर, मलेशिया, थाईलैंड, इंडोनेशिया। एक फिलीपींस का नाम नहीं आता, फिलीपींस का नाम आपको ध्यान रखना है। 5 बेटा एशियन की मेंबर कंट्रीज हैं। बेटा ये क्यों इकट्ठी हो गई? ये भी एक रीजनल ग्रुपिंग है, पैसों के लिए बनी हुई ग्रुपिंग नहीं है बेटा। ठीक है, यहाँ कोई ग्लोबल ट्रेड को डिस्कस करना इशू नहीं है, यहाँ कोई बेटा इकोनॉमी की फाइनेंशियल मैटर को डिस्कस करना मुद्दा ही नहीं है। बेटा ये ऑर्गेनाइजेशन क्यों बनी थी? इंसर्जेंसीज विद इन देयर बॉर्डर्स या सॉलिडारिटी अगेंस्ट कम्युनिस्ट एक्सपेंशन इन वियतनाम। बेटा वियतनाम एक कंट्री है जहां पर क्या हो रहा था बेटा, एक पर्टिकुलर कास्ट, एक पर्टिकुलर रिलीजियन बहुत ज्यादा ग्रो कर रहा था, और उन्होंने बेटा वहां के लोकल पीपल को खत्म कर दिया। ठीक है ना, आपने ऐसा बहुत कुछ सुना होगा हिस्ट्री में। ठीक है, उन्होंने क्या किया, लोकल जो वहां की पॉपुलेशन सबसे ज्यादा थी उनको खत्म कर दिया और खुद बहुत ज्यादा एक्सपेंड हो गए। अब बेटा कहीं ना कहीं इन नेशंस को भी डर लगने लगा, इन 5 कंट्री को भी डर लगने लगा, इन्होंने एक एसोसिएशन फॉर्म कर ली नोन एज एशियन। पर्पस यही है बेटा, अपने बॉर्डर का प्रोटेक्शन करना और जो कम्युनिस्ट एक्सपेंशन वियतनाम हुआ है उसके खिलाफ एक साथ लड़ना, ये इनका पर्पस था। ठीक है जी, तीनों रीजनल ग्रुपिंग है, अभी तक बात समझ में आती है? कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? बेटा आगे बढ़ देते हैं, G8 और G20 पे चर्चा करते हैं। ये दोनों इकोनॉमिक ग्रुपिंग है बेटा, सिर्फ पैसों के लिए बात करते हैं। G8 क्या है बेटा? ग्रुप ऑफ 8 कंट्रीज, कुछ और फुल फॉर्म नहीं है। G का मतलब ग्रुप्स है, ग्रुप ऑफ 8 कंट्रीज। कोई बेटा किसने प्रपोज किया ये नहीं पता, कोई बेटा हमें ईयर नहीं पता फॉर्मेशन का। ठीक है जी, रही बात मेंबर कंट्रीज की, ये जरूर पता है बेटा। बाबू कौन सी मेंबर कंट्रीज हैं? ए बी छोड़ो, सी से कनाडा, ठीक है जी, डी छोड़ो, आई छोड़ो, एफ से फ्रांस, ठीक है जी, जर्मनी जी से, देन एच छोड़ो, आई से इटली, जे से जापान, और बेटा उसके बाद रशिया, यूके एंड यूएसए। ठीक है जी, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, रशिया, यूके एंड यूएसए। और मैं बता देता हूं बेटा, टुगेदर दीज कंट्रीज आर द 65% ऑफ वर्ल्ड्स इकोनॉमी। बेटा अगर इन 8 कंट्री को जोड़ दिया जाए और दुनिया के बेटा बाकी देश 192 देश और हैं बेटा लगभग, इन सबको इकट्ठे भी रख लो तो बेटा वो 192 देश बेटा बस दुनिया की 35% इकोनॉमी है। ठीक है जी, और ये दुनिया की 65% इकोनॉमी, और गलती से इंडिया और चाइना और आ जाए यहाँ पर तो बस बाकी तो क्या ही बचेगा मुझे भी नहीं पता। ठीक है जी, 10-12% और घट जाएगा। समझ में आता है क्या है बेटा ग्रुप ऑफ 8 कंट्रीज? बाबू उसके बाद G20 की फुल फॉर्म क्या है? अब ज्यादातर बच्चे ना फ्लो में बह जाते हैं, ग्रुप ऑफ 8 कंट्रीज, यहाँ बोलते हैं ग्रुप ऑफ 20 कंट्रीज, नहीं, ग्रुप ऑफ 19 कंट्रीज प्लस यूरोपियन यूनियन। ठीक है, ये यूरोपियन यूनियन पढ़े थे ना, 27 देश, बेटा ये 27 देश यूरोपियन यूनियन बन के मेंबर बने हुए हैं, एक मानते हैं हम इनको, और 19 देश और हैं यहाँ पर। ठीक है जी, अगेन नाम तो याद रखना पॉसिबल ही नहीं है, 27 पहले इनके याद रखो, 19 फिर इनके याद रखो, 46 ना भैया, 2 सीट ऐसे ही भर के आनी है। ठीक है, अगर बोर्ड के पेपर में आ गया नामों से भर के आओगे क्या 2 पेज, तो बेटा हमने नाम याद रखने ही नहीं। किसने प्रपोज किया ये पता नहीं, किस ईयर में प्रपोज हुआ ये पता नहीं, मेंबर कंट्री वैसे नहीं याद रखनी। इनका पर्पस क्या है बेटा? मैंने बता दिया था पर्पस क्या है, ये एक इकोनॉमिक ग्रुपिंग है। डिस्कस क्या करती है बेटा? सिर्फ इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैटर। डिस्कस क्या करती है? ग्लोबल ट्रेड इश्यूज, कि ग्लोबल ट्रेड करने में क्या दिक्कतें आ रही हैं हमारे सामने बेटा, फाइनेंशियली एक्सपेंड होने में क्या इश्यूज हैं, बस यही डिस्कस करते हैं। ये कोई रीजनल ग्रुपिंग है, ये कोई आसपास के देश नहीं है। ठीक है ना, ये दुनिया के सबसे बड़े देश हैं मॉनेटरी वाइज, ये सब पैसों की बात करते हैं। आई होप मैंने क्लियर की है बेटा 5 बातें। कुछ पूछना है, कुछ रिपीट कराना, बताओ किसी भी टॉपिक में। और वो याद करना मुश्किल है, बस आप याद कर लेना इसको अच्छे से, क्योंकि मुझे लगता है बेटा एक शॉर्ट नोट तो लगभग आ ही जाता है पेपर में, एक शॉर्ट नोट पक्का है। आगे बढ़ जाए, चलो जी बेटा एनसीईआरटी से हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना शुरू कर रहे हैं। पढ़ेंगे बेटा डेवलपमेंट पाथ अ स्नैपशॉट
व्यू। ये बहुत बढ़िया पैराग्राफ है। आगे अभी जितना भी मैं पढ़ रहा हूँ ना इस टॉपिक में 8.2 में, सारे मोस्ट इंपोर्टेंट है। पढ़ना चला स्टार्ट करो। इंडिपेंडेंस की बात आ गई, जो मैंने बोला था कंपैरिजन का पर्पस यही है क्योंकि तीनों ने एक साथ स्टार्ट की थी डेवलपमेंट। पढ़ो जी। मुझे पता नहीं क्यों लगता है 1 मार्क में ये स्टेटमेंट आ सकती है, इसमें ना कोई चीज ना फिलअप की फॉर्म में छोड़ दी जाएगी और आपसे पूछा जाएगा फिलिंग द ब्लैंक्स। पक्का मेरे को ऐसा लगता है, पता नहीं क्यों, बड़ी गट फीलिंग है मुझे। ऐसा हो सकता है ना कि ये वर्ड छोड़ दिया जाए और ये वर्ड छोड़ दिया जाए, ये पूरा फिलिंग द ब्लैंक्स है। ऐसे लिखा हुआ है जवाहरलाल नेहरू की स्टेटमेंट को, these new and revolutionary changes in China and India even though they differ in dash and dash, ठीक है, the new spirit of, आ सकता है ना पूरा स्टेटमेंट। और बड़े रेयर बच्चे होंगे जिसको गेस करेंगे कंटेंट और सिंबलाइज को। नीचे ऑप्शन में हो सकता है कल्चर बैकग्राउंड, हो सकता है कल्चर बैकग्राउंड नहीं हो सकता। बच्चे सोचेंगे हाँ भाई इंडिया चाइना तो कल्चर बैकग्राउंड में भी डिफर है, क्या पता टिक कर दे। पर जवाहरलाल नेहरू जी ने नहीं बोला था। तो मैं इसलिए बोलता हूँ एनसीईआरटी का रोल बहुत बड़ा है। चलो खैर, वो तो आपकी समझ है कितना अच्छे से पढ़ना है, मैं तो पूरी कोशिश करता हूँ, इतना टाइम देता हूँ इस चीज को कि आप अच्छे से पढ़ो। बढ़िया, ये पैराग्राफ डन। आगे बढ़ना। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट की तरफ है हम बेटा, यहाँ गड़बड़ नहीं चाहिए मुझे, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट की तरफ है, यहाँ गड़बड़ नहीं चाहिए, पढ़ना ढंग से। अगर यहाँ तक डन हो गया तो फिर मैं बात शुरू करूँ। डन है यहाँ तक? मेरे फेवरेट चैप्टर्स में से एक है। वैसे तो इस चैप्टर की वर्थ सीबीएसई बोलता है 6 नंबर है, पर बेटा अगर मैं चॉइस के क्वेश्चन कंसीडर कर लूँ तो ज्यादातर पेपर में 10 नंबर का आया ही होता है। तो अगर एक चैप्टर आईडी का 10 नंबर दे सकता है, बाकी 7 और भी हैं भाई 30 नंबर के। और आपको बता देता हूँ एलपीजी अकेला फिर 10 नंबर का आया होता है। मतलब आप देख लो नंबर कैसे ला सकते हो, बहुत बढ़िया तरीके से। चलो खैर बेटा, बात करता हूं मैं। बाबू सबसे पहले अगर आपने देखा होगा तीनों के 5 ईयर प्लान का डिस्कशन हुआ, डेवलपमेंट का स्ट्रेटजी तीनों ने सेम अडॉप्ट करी। सबने सोचा डेवलपमेंट शायद 5 ईयर प्लान कर सकते हैं, तो सबने 5 ईयर प्लान को ही फोकस कर दिया। इंडिया ने 5 ईयर प्लान पहला कब शुरू किया? 1951। ठीक है जी, अगर याद हो तो वैसे 1 अप्रैल 1951 को किया था और 31 मार्च 56 तक चला था ये। ठीक है, इंडिया का 5 ईयर प्लान 1951 टू 56 बोल लो मेरे को चलेगा। ठीक है जी। चाइना ने कब किया? 1953 में चाइना ने कर दिया बेटा। पाकिस्तान ने कब किया? बेटा जब हमारा खत्म हो रहा था तब इनका शुरू हो रहा था फर्स्ट 5 ईयर प्लान 1956 में। चाइना में सॉरी पाकिस्तान में क्या बोलते हैं 5 ईयर प्लान को? हम 5 ईयर प्लान बोलते हैं इंडियंस, वो क्या बोलते हैं? पाकिस्तान क्या बोलते हैं? मिड टर्म प्लान्स। क्या हो गया तुम? फिर तुम कहोगे 1 मार्कर्स में नंबर देके आ गया मैं। ये पढ़ो क्या लिखा हुआ है, ये क्या बोलते हैं? मिड टर्म डेवलपमेंट प्लान्स इन 1956, पाकिस्तानी ये बोलते हैं इसको। ठीक है जी, 1 मिनट और मैं एक तरफ देखोगे। चलो ये समझ में आया पाकिस्तानी क्या बोलते हैं। वो पाकिस्तान अभी 12th 5 ईयर प्लान पे काम करके हटा है, जो इनका 2018 से 2023 तक था। अब मुझे आगे का नहीं पता, न इन्होंने अपडेट ऐसा कोई दिया। उम्मीद करते हैं 13th शुरू हो गया होगा। ठीक है जी, ये 14th खत्म कर रहे हैं भैया।
ठीक है, ये 14th खत्म कर रहे हैं, लेकिन इंडिया ने 2017 के बाद कोई 5 ईयर प्लान बनाया ही नहीं है। आपको बता देता हूँ, इंडिया में तब से लेकर अब तक 2017 से लेकर 2024 तक कोई फॉर्मल 5 ईयर प्लान इंडिया के पास नहीं है। इंडिया ने डेवलपमेंट की जो स्ट्रेटजी फॉलो की थी 5 ईयर प्लान, उसको छोड़ दिया है। इंडिया अब बनाता है अपने सिर्फ डिफेंस प्लान। अब हम उसे 5 ईयर प्लान नहीं बोलते, अब इंडिया सिर्फ डिफेंस प्लान तैयार करता है अपने 2017 के बाद से। समझ में आती है बात इतनी? आगे बढ़ जाए बाबू। नेक्स्ट पैराग्राफ मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर यहां से पेपर नहीं आया तो समझ लेना आज बोर्ड का पेपर ही नहीं है। इससे ज्यादा मैं इंपॉर्टेंस बता नहीं सकता इस पैराग्राफ की। चलो जी, पढ़ना शुरू करते हैं। चाइना से रिलेटेड बातें, चाइना की डेवलपमेंट और ग्रोथ स्टोरी पढ़ो। यहां तक डन बाबू। वैसे आपने वेरियस इकोनॉमिक सिस्टम क्लास 11th में पढ़े होंगे, 12th में भी मैंने मेन बैचेस में पढ़ाए हैं चैप्टर 2 में। बाबू 3 तरीके की इकोनॉमी होती है, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, सोशलिस्ट इकोनॉमी और मिक्स इकोनॉमी। इंडिया का तो पता ही है आपको, पाकिस्तान का भी पता है, हम मिक्स्ड इकोनॉमी की तरफ थे। बेटा चाइना ने इनिशियली अडॉप्ट करी थी सोशलिस्ट इकोनॉमी। सोशलिस्ट इकोनॉमी क्या होती है बेटा? वेयर ऑल द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन आर ओन्ड बाय द गवर्नमेंट। सारे के सारे मीन्स ऑफ प्रोडक्शन का ऑनर कौन होती है? गवर्नमेंट। बेटा गवर्नमेंट ही डिसाइड करती है व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस। और एक बात बताऊं बेटा, अगर कहीं पर गवर्नमेंट ओन कर रही है ना मीन्स ऑफ प्रोडक्शन को, तो मोटो कभी भी ऐसा कमाना होता ही नहीं। मोटो क्या होता है? वेलफेयर ऑफ मेंबर। देखो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का बेस्ट एग्जांपल यूएसए है, ठीक है, जहां गवर्नमेंट का रोल सिर्फ इतना है कि वो डिफेंस और लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करे। Means of production are owned by the private sector. What to produce, how to produce, and for whom to produce, these all decisions are taken by the private sector only. और बेटा ध्यान रखना, प्राइवेट सेक्टर फिर सिर्फ उनके लिए बनाता है which have means to buy it, जिनके खरीदने की क्षमता है। पर सरकार ऐसा सोचती है क्या कि मैं उनके लिए बनाऊं जो खरीद सकते हैं, अमीरों के लिए बनाऊं, पैसा कमाऊं? सरकार ऐसा कभी सोचती नहीं है। और लेकिन सोशलिस्ट इकोनॉमी की ना बेटा एक डिसएडवांटेज है, कहीं ना बेटा जीडीपी ग्रोथ रेट बड़ी स्लो हो जाती है कहीं ना कहीं। जब आप सबके लिए बनाने लगते हो ना, सबका भला सोचने लगते हो, तो बेटा ग्रेजुअली इकोनॉमी बड़ी स्लो डाउन हो जाती है, ठीक है। लेकिन बेटा इसकी एक और लिमिटेशन भी है, सब जीडीपी का गिर जाना इसकी लिमिटेशन नहीं है, कि बेटा कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी एग्जिस्ट नहीं करती। ये बात आपने यहां से पढ़ ली होगी, कोई भी प्राइवेट प्रॉपर्टी एग्जिस्ट नहीं करती। जैसे अभी तो हम इंडिया में कितनी छाती चौड़े करके बोलते हैं प्लॉट मेरे नाम रजिस्टर है, ये घर मेरे नाम रजिस्टर है। बेटा अगर कोई इकोनॉमी सोशलिस्ट इकोनॉमी है, कुछ भी आपका नहीं है, सब गवर्नमेंट का है। आप तो सब नौकरी कर रहे हो, बस पैसा मिलेगा, सब नौकरी पे है, कोई भी चीज किसी की नहीं है। कोई प्लॉट को दिखाई नहीं सकता अपनी बैलेंस शीट में एसेट में कि मेरा, सब कुछ सरकार का है। आप सिर्फ नौकर हो उसके, सिर्फ टेक केयर करने के लिए वॉचमैन हो बस। जिस घर में रह रहे हो वॉचमैन हो बस, समझो आपका नहीं है वो। ये था चाइना। समझ में आती है अभी तक बात? आगे बढ़ जाए। चलो जी सर, पेपर में है पहला पैराग्राफ भी दूसरा भी, पहले बस एक पढ़ना। मेरे नोट्स में एज इट इज वर्ड है, एज इट इज, मैंने एक वर्ड भी नहीं हिलाया हुआ। GLF, Great Leap Forward Campaign, initiated in the year 1958। क्या था पर्पस? इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑन द मैसिव स्केल। बेटा जैसे हमने तानाशाह में ना नाम सुना है हिटलर का, ठीक है, हमने कभी माओ का नाम नहीं सुना, माओ जेडोंग। बेटा चाइना का सबसे बड़ा तानाशाह है, ठीक है जी, चाहे कैसा रहा है बेटा, वो अपने देश के लिए बहुत 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 सोचता था बाबू। उसने मतलब वो चीजें तब सोची जब हम मतलब फर्स्ट 5 ईयर प्लान, सेकंड 5 ईयर प्लान के आसपास थे, जब कोई नहीं सोच रहा था तब वो सोच रहा था। उसने ना बहुत सारी डेवलप्ड नेशंस को देखा और ये देखा ये डेवलप्ड कैसे हो गए। मैं हमेशा बताता हूँ, यही हिस्ट्री बताता हूँ बेटा। तो उसने देखा कि लोग, ये देश कैसे डेवलप्ड हुए, इन्होंने अपने सेकेंडरी सेक्टर को फोकस किया। सारे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पे फंसे हुए हैं, सबने सबसे ज्यादा शेयर
मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में लगा रखा, सबसे ज्यादा वर्किंग पॉपुलेशन इनकी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, और तभी डेवलप्ड हुए। तो इसने बेटा उस एक्सपीरियंस को यूज करा जो डेवलप्ड नेशन का था, और क्या किया, 1958 में ये कैंपेन स्टार्ट करा दिया चाइना में। बहुत बड़ा तानाशाह था भैया, गर्दन और तुरवाते टाइम सोचता नहीं था कि कितनों की उतरेगी। ठीक है, इसने फोकस किया सिर्फ एक चीज पे कि इंडस्ट्रियलाइजेशन कर दो, मुझे हर घर के बैकयार्ड में एक इंडस्ट्री चाहिए। बैकयार्ड मतलब कुछ और नहीं बेटा, आंगन, आज की तारीख में जिसको हम पोर्च बोलते हैं। ठीक है, घर के आंगन में एक इंडस्ट्री चाहिए, हर घर के आंगन में चाहिए, ऐसा पागल था ये। ठीक है जी, लेकिन 1958 में जिसने ऐसा सोचा हो, आफ्टर इफेक्ट आने में टाइम लगता है, जब आए थे ना आफ्टर इफेक्ट तो बहुत खतरनाक आए थे। चाइना ने लगातार 10 साल तक 10 से भी ज्यादा % की जीडीपी ग्रोथ रेट दिखाई है। वर्ल्ड में कोई कंट्री नहीं है, दूसरी नहीं है। इंडिया का जीडीपी आज पता है आपको, जीडीपी ग्रोथ रेट 5% से ज्यादा सिर्फ 2 ही नेशन का चल रहा है, एक इंडिया एक इंडोनेशिया। बस इंडिया का 7.2 है, इंडोनेशिया का 5 से ऊपर 6 के आसपास है। हर 7% ग्रोथ आज मेंटेन करना महाभारत है। उस टाइम पर 10 1980s में, और 10 साल लगातार, ये आफ्टर इफेक्ट थे 1958 के। हर घर के आंगन में एक इंडस्ट्री लगवा दी थी बेटा, बहुत सरफिर आदमी, बहुत ही सरफिर। साथ ही साथ रूरल एरिया में भी इसने एक चेंज करा, जिसको हम बोलते हैं कम्यून वाज स्टार्टेड। बेटा कम्यून में क्या होता था, इसने चाइना की जितनी फार्मलैंड थी, और बहुत बड़ी फार्मलैंड है चाइना के पास, इंडिया से भी ज्यादा, 26,000 टुकड़ों में ही डिवाइड कर दिया। कहीं कहीं एकड़ का एक एक टुकड़ा, पूरी की पूरी चाइना की फार्मलैंड सिर्फ 26,000 टुकड़ों में डिवाइडेड है। और पीपल क्या कर रहे हैं बेटा, कम्यून उसको बोलते हैं जहां लोग मिलकर कल्टीवेट करते हैं लैंड को। बहुत सारे लोग मिलकर कल्टीवेट कर रहे हैं। मैंने ये तो बात बताई थी आपको अभी थोड़ी देर पहले, बोलिए ऑनर कोई नहीं है उसमें से, सब नौकरी पे हैं समझो सरकार की, सबको सैलरी मिल रही है बस काम करने की, प्रॉपर्टी किसी की है ही नहीं, वो प्रॉपर्टी सिर्फ सरकार की है। समझ में आया क्या था जीएलएफ कैंपेन? बहुत छोटी सी बात है, आगे बढ़ना। बस ये पैराग्राफ पढ़कर रुक जाना, आज के लिए हम रखेंगे वैसे इतना ही, बस यहाँ तक पढ़ना। ठीक है, पढ़ना फटाफट से करें स्टार्ट। बाबू जीएलएफ कैंपेन में बड़ी प्रॉब्लम आने लगी। ठीक है ना, दो वजहें थी प्रॉब्लम आने की। बेटा चाइना की खुद की जनता ना माओ के बहुत खिलाफ हो रखी थी। ठीक है, अगर कोई तानाशाह होता है, आपको आपने देखा ही है पास में भी, लोग ही खिलाफ हो जाते हैं। दूसरी बात बेटा, एक ड्रॉट आई, सूखा पड़ने लगा, और बेटा 3 करोड़ लोग मर गए। ठीक है जी, मैं आपको बताता हूँ मेन प्रॉब्लम जो इन्होंने लिखी एग्जैक्टली सही नहीं लिखी। 3 करोड़ लोग मर गए, सब सूखे की वजह से नहीं मरे। जब बेटा लोग माओ को मारने के लिए दौड़ रहे थे ना, उस तानाशाह को मारने के लिए जनता की सड़कों पे भीड़ लग गई, तो इसने बहुत अटैक करा है आर्मी से, बहुत लोग मारे गए। इसमें क्या हुआ, इनका जो फ्रेंड कंट्री थी रशिया, जो बहुत सपोर्ट कर रही थी इनको इंडस्ट्रियलाइजेशन में, रशिया के बहुत लोग मर गए माओ के चक्कर में। क्योंकि भैया भीड़ का कोई नाम नहीं होता, भीड़ कूद रही है, आप क्या कर रहे हो, फायर के बाद फायर करा रहे हो। आप नहीं देख रहे कि वो आपका लोकल सिटीजन है या आपकी फ्रेंड कंट्री का कोई सिटीजन है। मर गए हैं लोग, बहुत मर रहे हैं। 3 करोड़ लोग उड़ गए, जिसमें रशिया के बहुत सारे लोग जो रशिया ने माओ की हेल्प करने के लिए भेजे थे वो मर गए। रशिया को बहुत गुस्सा आया, रशिया ने क्या करा, अपने प्रोफेशनल्स को विड्रॉ कर लिया, जितने थे सबको वापस बुला दिया कि हम नहीं हेल्प करेंगे इस देश के इंडस्ट्रियलाइजेशन में। लेकिन माओ सिर फिरा था बेटा, सर फिरे लोग रुकते नहीं है। ठीक है, तो वो रुकना नहीं चाहता था, उसने एक नया रेवोल्यूशन स्टार्ट किया नोन एज ग्रेट प्रोलेटेरियन कल्चरल रेवोल्यूशन 1966 टू 76। बेटा इस रेवोल्यूशन में क्या हो रहा था बाबू, आपने लास्ट लाइन पढ़ी होगी, स्टूडेंट्स एंड प्रोफेशनल वर सेंट टू वर्क लर्न फ्रॉम देयर कंट्री साइड। कंट्री साइड का मतलब कुछ और नहीं, रूरल एरिया से। बेटा इसने जब ये रेवोल्यूशन स्टार्ट किया, सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करी और प्रोफेशनल से रिक्वेस्ट करी चाइना के कि आप कंट्री साइड जाओ, मतलब रूरल एरिया में जाओ, हायर एजुकेशन लो, हायर स्किल हासिल करो, और जो पढ़े लिखे हैं वो स्टूडेंट्स को पढ़ाए, जो प्रोफेशनल है वो स्टूडेंट्स को पढ़ाए, सभी स्किल्स दें, ताकि ये रेवोल्यूशन रुके नहीं, मतलब इंडस्ट्रियलाइजेशन चलता रहे। ट्रेनिंग दो,
कैसे काम करते हैं मशीनरी पे, इंडस्ट्रियलाइजेशन में कैसे काम करते हैं। ये था पूरा का पूरा ग्रेट प्रोलेटेरियन कल्चरल रेवोल्यूशन। ठीक है जी, मुझे अभी का तो कुछ पता नहीं, मैंने आज 3 टॉपिक खत्म कर दिए, मुझे तीनों सुनने हैं कल, तीनों। ठीक है, जीएलएफ, ग्रेट प्रोलेटेरियन कल्चरल रेवोल्यूशन और इकोनॉमिक और रीजनल ग्रुपिंग। रखते हैं आज के लिए इतना ही है प्यारे बच्चों, बाय बाय।